हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी के फुल कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 5 में हम लोग हैं इस बुक के, जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर। पार्ट 6 में आज हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग इसमें एयर पॉल्यूशन के बारे में जान चुके हैं, वाटर पॉल्यूशन के बारे में जान चुके हैं और पिछले पार्ट में हम लोगों ने सॉइल पॉल्यूशन के बारे में जाना है। आज हम लोग बात करेंगे नॉइज पॉल्यूशन को लेकर और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को लेकर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन वगैरह आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, नॉइज पॉल्यूशन का मतलब क्या है? ध्वनि प्रदूषण। ये सब वैसे आप लोगों को जनरली पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा गया है कि नॉइज पॉल्यूशन इज एन अनप्लेजेंट नॉइज। ठीक है, ऐसी नॉइज, ऐसी आवाज जो अच्छी नहीं लगती, अनप्लेजेंट है। क्रिएटेड बाय पीपल, लोगों द्वारा भी क्रिएट की जा सकती है, मशीन द्वारा भी क्रिएट की जा सकती है। दैट कैन बी अनोइंग, डिस्ट्रैक्टिंग, इंट्रूसिव एंड और फिजिकली पेनफुल। ठीक है, मतलब इस तरीके की नॉइज जो आप समझिए कि प्लेजेंट नहीं है। ठीक है, वो है आपकी क्या कहलाएगी? दैट विल कंस्टिट्यूट अ नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन कम्स फ्रॉम सोर्सेज, जैसे कि रोड में ट्रैफिक होता है उससे। ठीक है, जैसे गाड़ियां हैं, उनका गाड़ियों के चलने की आवाज आती है, हॉर्न वगैरह बजता है, उसकी वजह से। जेट प्लेन्स वगैरह जो होते हैं उनकी वजह से हो सकता है। जो गार्बेज ट्रक्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स वगैरह है, जैसे कि कोई भी मशीनरी वगैरह चल रही है उसकी वजह से हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वहां पर भी अगर कोई इस तरीके की मशीन्स वगैरह चल रही है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। लीफ ब्लोअर्स वगैरह होते हैं, एक तरीके की मशीन्स होती हैं लीव्स को ब्लो करने के लिए, उसके थ्रू हो सकता है। एंड बूम बॉक्सेस बेसिकली जो बड़े बड़े स्पीकर्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू भी जो नॉइज होती है, दैट ऑल्सो कंस्टिट्यूट्स नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, साउंड जो है उसको मेजर किया जाता है, जिसकी यूनिट होती है दैट इज नोन एज डेसिबल। ठीक है, एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 10 डेसिबल इज अप्रोक्सीमेटली डबल द इंक्रीज इन लाउडनेस। ठीक है, यानी कि अगर हमारा जो साउंड का लेवल है वो अगर 10 डेसिबल बढ़ता है, जैसे मान लीजिए 10 डेसिबल पे कुछ है और ये 10 डेसिबल पे 20 डेसिबल हो जाता है, ठीक है, तो जो साउंड की इंटेंसिटी है यानी कि जो लाउडनेस है वो कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि डेसिबल का मतलब क्या है। अ पर्सन्स हियरिंग कैन बी डैमेज्ड इफ एक्सपोज्ड टू नॉइज लेवल्स ओवर 75 डेसिबल ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि अगर काफी लंबे समय तक, ठीक है, काफी लंबे समय तक अगर वो 75 डेसिबल से ज्यादा की स्पीड, अगर ज्यादा की जो साउंड है, अगर ठीक है, अगर ज्यादा की साउंड से वो एक्सपोज रहता है तो फिर उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, जो उसकी हियरिंग वगैरह यानी कि सुनने वगैरह की शक्ति में प्रॉब्लम आ सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है कि साउंड लेवल जो इंडोर्स है वो 30 डेसिबल से कम होना चाहिए, यानी कि घर वगैरह के अंदर जो हम बात कर रहे हैं साउंड के लेवल की, वो 30 डेसिबल से कम होना चाहिए। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं एम्बियंट नॉइज लेवल मॉनिटरिंग की। और एम्बियंट मतलब जो बाहर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें तो नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रूल्स 2000 डिफाइन एम्बियंट नॉइज लेवल्स फॉर वेरियस एरियाज एज फॉलोज। ठीक है, अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग दिया गया है। यहां पर आपको दिया गया है दैट इज DBAL इक्विवेलेंट, यानी कि ये एक तरीके से वेटेड एवरेज है। ठीक है, जैसे यहां पर आपको जो टाइम दिखाया गया है उसका ये एक एवरेज लिया गया है कि इंडस्ट्रियल एरिया में अगर हम बात कर रहे हैं, कॉमर्शियल एरिया में बात कर रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, साइलेंस जो है, वहां पर 2 टाइम पीरियड दिए गए हैं। एक है 10 का मतलब सुबह डे टाइम, सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, और एक है नाइट टाइम यानी कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। तो ये एक परमिसेबल लिमिट है। ठीक है, कि इंडस्ट्रियल एरिया में 75 डेसिबल, ठीक है, रात को है 70 डेसिबल हो जाएगा, कॉमर्शियल एरिया में 65 डेसिबल, मतलब ये सारी की सारी परमिसेबल लिमिट्स है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च 2011 में एक रियल टाइम एम्बियंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क क्या किया है? लॉन्च किया है। इसके तहत क्या है कि अंडर दिस नेटवर्क इन फेज 1 5 रिमोट नॉइज मॉनिटरिंग टर्मिनल्स जो है ईच हैव बीन इंस्टॉल्ड इन डिफरेंट नॉइज जोन्स इन 7 मेट्रोस। ठीक है, 7 मेट्रो सिटीज जो है वहां पर इस तरीके के हर शहर में, यानी कि हर शहर में 5 इस तरीके के रिमोट नॉइज मॉनिटरिंग टर्मिनल जो है वो लगाए गए हैं। कहां कौन सी है ये 7 मेट्रो सिटीज? ये आपको पता होना चाहिए। पहला है दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई एंड लखनऊ। ठीक है, और सेकंड फेज में क्या है कि अनदर 35 मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएंगे इन्हीं 7 सिटीज में। ठीक है, मतलब पहले तो इन 7 सिटीज में 5-5 लगाए गए हैं, फिर 35 लगाए जाएंगे हर
इन्हीं 7 सिटीज में, ठीक है। तो फेज थर्ड विल कवर इंस्टॉलिंग 90 स्टेशंस इन 18 अदर स्टेट्स, ठीक है। यानी कि यहां पर देखिए क्या है, पहले वाले में क्या करा है कि 5 ईच लगाए हैं, तो 7 इंटू 5 35 हो जाएगा यहां पर। उसके बाद फिर से 35 लगाए गए हैं, यानी कि 7 इंटू 5 फिर से 35, और उसके बाद 18 इंटू 5 कितने हो गए 90, ठीक है। तो यानी कि ध्यान ये रखना है, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर शहर में 5-5 लगे हैं, ठीक है। इन मतलब जो ये 7 मेट्रो सिटीज है यहां पर अब 5 दूनी 10 हो गए हैं, लेकिन बाकी जो और सिटीज है उनमें 5-5 यहां पर लगे हुए हैं। जो फेज 3 की सिटीज है वो कौन कौन है, कानपुर, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, नागपुर, जयपुर, इंदौर, भोपाल, लुधियाना, गुवाहाटी, देहरादून, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, पटना, गांधीनगर, रांची, अमृतसर एंड रायपुर, ठीक है। इसके बाद एक टर्म ऊपर लिखा गया था साइलेंस जोन। साइलेंस जोन क्या होता है, देखिए साइलेंस जोन कोई ऐसा एरिया है विच कंप्राइजेज ऑफ नॉट लेस देन 100 मीटर्स अराउंड हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोर्ट्स, रिलीजियस प्लेसेस और एनी अदर एरिया डिक्लेयर्ड एज सच बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। यानी कि हॉस्पिटल, अस्पताल जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह जो है, जो कोर्ट्स वगैरह हैं, जो मंदिर वगैरह है, मंदिर मस्जिद मतलब जो भी रिलीजियस प्लेसेस वगैरह है, उनके आसपास के 100 मीटर का जो दायरा होगा, यानी कि 100 मीटर का जो रेडियस है, वो कहलाया जाता है साइलेंस जोन, ठीक है। और वहां पर इस तरीके का ज्यादा जो है ध्वनि प्रदूषण तो बहुत ही मतलब वहां पर रेस्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला है इंपैक्ट्स ऑफ नॉइज, कि नॉइज के इंपैक्ट्स क्या है। सबसे बड़ा इंपैक्ट तो यह है अनॉयंस। अनॉयंस मतलब एक तरीके से होता है कि चिड़चिड़ापन। इट क्रिएट्स अनॉयंस टू द रिसेप्टर्स ड्यू टू साउंड लेवल फ्लक्चुएशन। साउंड लेवल फ्लक्चुएट करती है तो उससे क्या होता है, अनॉयंस होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। द अपीरियोडिक साउंड ड्यू टू इट्स इररेगुलर अकरेंसेस कॉजेज डिसप्लेजर टू हेयरिंग एंड कॉजेज अनॉयंस, ठीक है। इसके बाद इसके अगर हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं तो क्या है, फिजियोलॉजिकल फीचर्स जैसे कि ब्रीदिंग एम्पलीट्यूड है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट रेट है, पल्स रेट है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल आर अफेक्टेड, इनमें भी फर्क पड़ता है। इसके बाद जो इसका मेजर एक नुकसान है वो है लॉस ऑफ हेयरिंग, यानी कि जो सुनने की क्षमता है उस पर इसका असर पड़ता है। लॉन्ग एक्सपोजर टू हाई साउंड लेवल्स कॉज लॉस ऑफ हेयरिंग। अगर आप बहुत देर तक, ठीक है, अगर आप बहुत लंबे समय तक एक्सपोज रहते हैं किसको, तेज आवाज को, यानी कि आप तेज आवाज की जगह पर अगर आप बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो वहां पर आपकी लॉस ऑफ हेयरिंग भी हो सकती है, ठीक है। दिस इज मोस्टली अननोटिस्ड, यह रहती अननोटिस्ड है, बट हैज एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन हेयरिंग फंक्शंस, ठीक है। मतलब जनरली ऐसा है कि मतलब ये चीज ऐसी नहीं है, जैसे मान लीजिए हार्ट बीट बढ़ रही है, पल्स रेट बढ़ रही है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें तो नोटिस की जा सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो लॉन्ग एक्सपोजर वाली बात है ये जनरली अननोटिस रहेगी, लेकिन इसका सुनने की शक्ति के ऊपर इसका एक बड़ा ही नुकसान पहुंचता है, एक एडवर्स इंपैक्ट जो है वो रहता है, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन परफॉर्मेंस की बात कर ले कि नॉइज पॉल्यूशन होने की वजह से ह्यूमन परफॉर्मेंस में क्या असर पड़ता है। द वर्किंग परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स एंड ह्यूमन विल बी इफेक्टेड एज इट डिस्ट्रैक्ट्स द कंसंट्रेशन, ठीक है। ह्यूमंस की और वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस है वो इससे काफी ज्यादा प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि ये उनकी कंसंट्रेशन को, जो उनकी एकाग्रता है उसको क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, भंग करता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में इट कैन कॉज पेन, रिंगिंग इन द ईयर्स, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, देयर बाय इफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सिस्टम, ठीक है, इससे भी नुकसान है। स्लीपलेसनेस, इट अफेक्ट्स द स्लीपिंग, देयर बाय इंड्यूसिंग पीपल टू बिकम रेस्टलेस एंड लूज कंसंट्रेशन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज, ठीक है। तो इससे स्लीपलेसनेस भी हो सकती है, मतलब इससे एक तरीके से आपने एक टर्म सुना होगा दैट इज नोन एज इंसोम्निया, ठीक है, जिसमें नींद वगैरह कम आती है, तो उस पर भी असर पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा तेज आवाज से अगर आप लोग जो है मतलब इफेक्टेड रहते हैं तो इस तरीके का नुकसान भी देखने को मिलता है, और उसकी वजह से फिर आप रेस्टलेस बन जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी नींद वगैरह पूरी नहीं होगी तो आप रेस्टलेस बनेंगे, आपका कंसंट्रेशन लूज होगा, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो, जब आप कोई भी नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे होंगे तो दे विल बी इफेक्टेड, ठीक है। इसके बाद डैमेज टू मटेरियल, द बिल्डिंग्स एंड मटेरियल्स मे गेट डैमेज्ड बाय एक्सपोजर टू इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड इवन गेट कोलैप्स्ड, ठीक है, कि बिल्डिंग्स और मटेरियल्स में इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से क्या हो सकता है कि नुकसान पहुंच सकता है, एंड दे मे इवन गेट कोलैप्स, और वो कोलैप्स भी कर सकती हैं, ठीक है। कंट्रोल किस तरीके से करेंगे, देखिए द टेक्निक्स एम्प्लॉयड फॉर नॉइज कंट्रोल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, सबसे पहला तो है सोर्स, यानी कि जहां से आवाज आ रही है वहीं पर कंट्रोल करना है। रिड्यूसिंग द नॉइज लेवल्स फ्रॉम द डोमेस्टिक सेक्टर्स, डोमेस्टिक सेक्टर्स में क्या करना है, नॉइज लेवल को कम करना है। ऑटोमोबाइल्स को मेंटेन करना है, क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी पुराने मशीन्स या पुरानी जो व्हीकल्स वगैरह होती हैं उनसे ज्यादा आवाज होती है, ठीक है ना, तो इसलिए उनको मेंटेन करना है। यही चीज यहां पर भी लिखी गई है, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, ठीक है। वाइब्रेशन जो हो रही है, वाइब्रेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि उससे भी आवाज होती है। प्रोहिबिशन ऑन यूसेज ऑफ लाउड स्पीकर्स, जो लाउड स्पीकर्स वगैरह होते हैं, जो बड़े माइक वगैरह होते हैं, उनसे भी काफी ज्यादा आवाज होती है, तो इनका जो यूज है, जो इनका इस्तेमाल है, उसको प्रतिबंधित करना है।
कंट्रोल इन द ट्रांसमिशन पाथ, इंस्टॉलेशन ऑफ बैरियर्स वगैरह लगा सकते हैं, इस तरीके के डिजाइन का बिल्डिंग का डिजाइन कर सकते हैं जिससे आवाज जो है वो ज्यादा दूर तक ना जाए, ज्यादा लोगों को इससे परेशानी ना हो। ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है, ये भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ट्रीज का। आप समझ सकते हैं कि ट्रीज जो है वो भी काफी हद तक जो है इस तरीके के साउंड के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, या तो वो साउंड वेव्स वगैरह जो होंगी उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, दे कैन डाइवर्ट देम, तो उससे भी जो असर वगैरह है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज कर सकते हैं जैसे कि जॉब रोटेशन, ठीक है, जॉब रोटेशन का यूज कर सकते हैं। रिड्यूस्ड एक्सपोजर टाइम, कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी ऐसी इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहा है कि जहां पर इस तरीके के साउंड वगैरह ज्यादा है तो वहां पर उसका एक्सपोजर टाइम जो है वो कम किया जा सकता है। हियरिंग प्रोटेक्शन, जो हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस वगैरह होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। नॉइज मेजरमेंट का या फिर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग वगैरह करें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनाए। एंड अवेयरनेस आर द नीड ऑफ दी आर, ठीक है, थोड़ा सा अवेयरनेस वगैरह भी करें। जैसे कि जनरली एक बड़ा कॉमन एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं कि जनरली आजकल लोग क्या होता है कि लोग एयरफोन का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों को आप लोगों ने भी शायद देखा हो या आप लोगों ने भी कभी खुद भी एक्सपीरियंस किया हो कि कुछ लोगों को आदत होती है कि एयरफोन वगैरह में भी अगर कभी गाने सुन रहे हैं या कोई भी वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, तो काफी तेज वॉल्यूम में उसको सुनते हैं, ठीक है ना। तो अभी उनको उस चीज का उतना ज्यादा असर नहीं समझ में आ रहा है, पर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी आप एयरफोन वगैरह की यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक तो एयरफोन में क्या है कि आवाज जो है वो सीधे आपके कानों के अंदर जा रही है डायरेक्ट, आपके पास और कहीं से भी कोई आवाज नहीं है, यानी कि एक तरीके से आप समझिए कि फिल्टर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और उसको भी अगर आप लेवल ऑफ साउंड या इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो अगर तेज रखेंगे तो डायरेक्टली आपके कान के जो एयर ड्रम्स वगैरह होते हैं अंदर उनको इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी आप लोग एयरफोन्स वगैरह का यूज करते हैं, यूज करना गलत बात नहीं है, यूज करना ठीक है, बट उसके थोड़ा साउंड का जो लेवल है, जो इंटेंसिटी, उसको थोड़ा सा ऑप्टिमम लेवल पर रखें, बहुत ज्यादा तो उसको तेज ना करें, ठीक है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा साउंड पॉल्यूशन को लेकर डिस्कशन। अब हम बात कर लेते हैं अगले टाइप का पॉल्यूशन जो है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, अब देखिए रेडियो एक्टिव आप लोगों को पता है न्यूक्लियर वगैरह से निकलता है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी क्या है, इज अ फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है, किसका स्पॉन्टेनियस मतलब है अपने आप, कोई इसमें हम कोई अपनी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। प्रोटॉन मतलब आपके जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, दैट इज योर बीटा पार्टिकल्स, एंड द गामा रेज, दीज आर योर शॉर्ट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही वो पार्ट होता है जो शॉर्ट वेव्स होती है, ठीक है, दे आर योर गामा रेज ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ सम एलिमेंट्स, ठीक है। जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है यानी कि एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियाई होता है, दैट डिसइंटीग्रेट, उसका जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस काफी ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इट इज द न्यूक्लियस इज अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा, दैट विल डिसइंटीग्रेट, और डिसइंटीग्रेशन होने से क्या होगा कि फिर वो टूटेगा, तो उससे काफी ज्यादा एनर्जी वगैरह जो है वो निकलती है, और इसी की वजह से क्या है कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेडिएशंस की अगर हम बात करें तो दो प्रकार का होता है, एक है नॉन आयनाइजिंग, दूसरा होता है आयनाइजिंग, ठीक है। नॉन आयनाइजिंग क्या है, देखिए, दे इफेक्ट ओनली दोज कंपोनेंट्स विच एब्जॉर्ब देम एंड हैव लो पेनिट्रेबिलिटी, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचाता है जो इनको एब्जॉर्ब कर ले, मतलब मान लीजिए किसी ऐसे उस पे जो इनको एब्जॉर्ब कर पाता है, उसी कंपोनेंट, वही कंपोनेंट को इससे नुकसान पहुंचेगा और कंपोनेंट्स को उससे नुकसान नहीं पहुंचेगा। और इसकी जो पेनिट्रेबिलिटी है, यानी कि जो पेनिट्रेशन करने की एबिलिटी है, वो भी क्या है, बहुत कम होती है। इसमें क्या क्या है, दे इंक्लूड शॉर्ट वेव रेडिएशन, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज है, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन आपके नॉन आयनाइजिंग फॉर्म की है, ये ध्यान रखना है। ये आइस को डैमेज कर सकते हैं, विच में बी कॉज बाय रिफ्लेक्शंस फ्रॉम कोस्टल सैंड, यानी कि जो समुद्री तट में जो कोस्ट वगैरह होते हैं, वहां की जो सैंड वगैरह है, वहां से रिफ्लेक्शंस वगैरह अगर आती हैं, बहुत तेज रिफ्लेक्शंस वगैरह अगर आती हैं, तो उससे आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। स्नो से अगर रिफ्लेक्शंस आती हैं तो भी नुकसान हो सकता है, विच इज ऑल्सो नोन एज स्नो ब्लाइंडनेस, या फिर डायरेक्टली लुकिंग इनटू दी टुवर्ड्स दी सन ड्यूरिंग एक्लिप्स, तो उससे भी नुकसान हो सकता है। दे इंजर दी सेल्स ऑफ द स्किन एंड ब्लड कैपिलरीज प्रोड्यूसिंग ब्लिस्टर्स एंड रेडनिंग कॉल्ड सनबर्न्स, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज को और स्किन के सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि ब्लिस्टर्स वगैरह होते हैं। ब्लिस्टर्स आप लोगों को पता होगा, जो छाले जो फफूला टाइप के कभी कभी हो जाते हैं, ठीक है, दे आर नोन एज ब्लिस्टर्स। और रेडनिंग तो आपको पता ही है कि वो लाल सा हो जाता है, जल सा जाता है, दैट इज नोन एज सनबर्न, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टाइप है दैट इज आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन की क्या है, इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो काफी ज्यादा होती है एंड कॉज ब्रेकरेज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी तोड़ सकते हैं, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ सकते हैं। वहां पर हमने पढ़ा कि अल्ट्रावायलेट रेज है, यहां पर कौन सी रेज है, देखिए, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज एंड एटॉमिक रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। कॉस्मिक रेज आपको पता है, जो स्पेस वगैरह से जो रेज आती है, दे आर नोन एज कॉस्मिक रेज, और एटम से जो रेडिएशन हो रहा है, दैट इज योर एटॉमिक रेडिएशंस, ठीक है। द मॉलिक्यूलर डैमेज में प्रोड्यूस शॉर्ट रेंज, इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग रेंज इफेक्ट्स। इससे शॉर्ट रेंज डिफेक्ट्स भी होते हैं और लॉन्ग रेंज इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। शॉर्ट रेंज इफेक्ट्स क्या क्या है, जैसे कि बर्न हो सकता है, मतलब जल सकता है कुछ, मेटाबॉलिज्म इंपेयर हो सकता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंच सकता है, जो टिश्यूज वगैरह हैं वो डेड हो सकते हैं,
एंड ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग रेंज इफेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो दे आर म्यूटेशंस, ठीक है। म्यूटेशंस का मतलब होता है जनरली जो जीन्स वगैरह में चेंजेस आते हैं, दैट इज नोन एज म्यूटेशंस। इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर के इंसिडेंस, कैंसर के इंसिडेंस बन सकते हैं, लाइफ स्पैन शॉर्ट हो सकता है और डेवलपमेंटल चेंजेस भी आ सकते हैं। जो म्यूटेटेड जीन है कैन परसिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मे इफेक्ट देयर प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है जो उनकी अगली जनरेशन होगी, ठीक है। जो जीन म्यूट हो चुके हैं, म्यूटे का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट इज अ चेंज इन द जीन्स, ठीक है। जो जीन का स्ट्रक्चर वगैरह उसमें जो चेंज आता है दैट इज नोन एज जीन म्यूटेशन। वो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रह सकते हैं, दे कैन परसिस्ट, और वो आने वाली जनरेशन को भी उससे इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जैसे कि आइम्ब्रो है, फीटस है, सेल्स ऑफ स्किन, इंटेस्टाइनल लाइनिंग, बोन मैरो एंड द गैमेट फॉर्मिंग सेल्स आर मोर सेंसिटिव टू रेडिएशन। ध्यान रखेंगे इस तरीके के सेंसिटिव जो भी हमारे सेल्स हैं बॉडी के, जो एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं, जैसे कि आइम्ब्रो, फीटस, स्किन के सेल्स, इंटेस्टाइनल लाइनिंग, बोन मैरो वगैरह, ये सारे के सारे ज्यादा सेंसिटिव है रेडिएशंस को लेकर, ठीक है। सम स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रेफरेंशियली एक्यूमुलेट स्पेसिफिक रेडियोएक्टिव मटेरियल्स। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज या प्रजातियां हैं वो स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो है उनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि ऑयस्टर्स जो है वो जिंक डिपॉजिट करते हैं, फिश जो है वो आयरन डिपॉजिट करती हैं, और मरीन एनिमल्स जो है, कुछ मरीन एनिमल्स ऐसे होते हैं वो सेलेक्टिवली डिपॉजिट करते हैं एसआर इज योर स्ट्रोंटियम, ठीक है। स्ट्रोंटियम को डिपॉजिट कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर नंबर लिखे गए हैं दे ऑल आर देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। एटॉमिक मास है इनका। चलिए एटॉमिक मास आप लोगों को पता होगा, आई थिंक एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के लिए एटॉमिक मास वगैरह पता होना चाहिए। एटॉमिक मास इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको प्रोटॉन नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर लिखा जाता है दैट इज योर एटॉमिक मास, जो नीचे लिखते हैं दैट इज योर एटॉमिक नंबर, ठीक। इसके बाद पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, रेडिएशन पार्टिकल्स की, तो अल्फा पार्टिकल्स कैन बी ब्लॉक्ड बाय पीस ऑफ पेपर एंड ह्यूमन स्किन। ये जनरली क्या है, अल्फा इज पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इनको पीस ऑफ पेपर या ह्यूमन स्किन से क्या किया जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है। मतलब आप समझ लीजिए कि इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो कैसी होगी, बहुत ही कम होगी, ठीक है। इसके बाद बीटा पार्टिकल्स जो है दे आर योर नेगेटिव पार्टिकल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की तरह पार्टिकल्स होते हैं नेगेटिव पार्टिकल, ये स्किन के थ्रू पेनिट्रेट कर सकते हैं, वाइल कैन बी ब्लॉक्ड बाय सम पीसेस ऑफ ग्लास एंड मेटल। यानी कि इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो अल्फा पार्टिकल से थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ये स्किन वगैरह के थ्रू पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं गामा रेज की, गामा रेज मैंने आपको पहले ही बताया क्या है, दे आर योर शॉर्ट वेव ईएम, ठीक है। यानी कि शॉर्ट ईएम वेव्स जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो है ये क्या करती है, दे कैन इजीली पेनिट्रेट टू ह्यूमन स्किन एंड डैमेज सेल्स ऑन इट्स वे थ्रू रीचिंग फार एंड कैन ओनली बी ब्लॉक्ड बाय अ वेरी थिक स्ट्रॉन्ग मैसिव पीस ऑफ कंक्रीट। तो इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ज्यादा है और इनको ब्लॉक करने के लिए बहुत ही थिक, स्ट्रॉन्ग और मैसिव पीस ऑफ कंक्रीट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम सोर्सेज की बात कर ले कि कहां से ये रेडियो एक्टिव मटेरियल आते हैं, तो कुछ तो नेचुरल सोर्सेज है, जैसे कि कॉस्मिक रेज है, स्पेस और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से आते हैं, जैसे कि जो रेडियो न्यूक्लियाइड्स है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स या रेडियो न्यूक्लियाइड, जैसे कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे रेडियम है, रेडियम 224 है, यूरेनियम 238 है, थोरियम 232 है, पोटेशियम 40 है, कार्बन 14 है। तो इन सारे की वजह से क्या होता है, दे आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, या फिर ये रेडियो एक्टिविटी के नेचुरल सोर्सेज है, ठीक है। इसके बाद मैन मेड सोर्सेज की बात कर लेते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में पता है कि यूरेनियम वगैरह का यूज होता है, थोरियम का यूज होता है। न्यूक्लियर वेपन्स में भी ये चीजें होती है, जो हमारे एटम बम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मटेरियल का अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी नुकसान है, कभी हो सकता है कि मान लीजिए लीकेज वगैरह हो जाए तो उसमें केस में, ठीक है। न्यूक्लियर वेस्ट का अगर डिस्पोजल करते हैं तब भी प्रॉब्लम है। यूरेनियम की माइनिंग जहां पर हो रही है वहां पर भी प्रॉब्लम है। और रेडिएशन थेरेपी में ही बेसिकली ये चीज़ें जो यूरेनियम वगैरह है, रेडियम वगैरह है, यूज़ होता है, तो इसके लिए ये भी नुकसानदायक है, ठीक है। इसके बाद इसके हम इफेक्ट्स की अगर बात कर लें तो इफेक्ट्स क्या क्या है, इसके जो इफेक्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि हाफ लाइफ कितनी होगी। हाफ लाइफ क्या होती है अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एनर्जी रिलीज करने की कैपेसिटी कितनी है, इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है, कि कितना ज़्यादा फैल सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं, और इनका जो डिपोजिशन का रेट है, यानी कि डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, ठीक है। डिपोजिशन का रेट कितना है पॉल्यूटेंट का, उसके आधार पर निर्भर करेगा कि इनका इफेक्ट कितना है, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि विंड, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये भी इनके इफेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ रेडियोसिटी का मतलब, रेडियो एक्टिविटी का मतलब वही हाफ लाइफ के बारे में आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या होता है। ईच रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड हैज अ कांस्टेंट डीके रेट, ठीक है। सारे के सारे जितने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया रेडियो एक्टिव होंगे वही जो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, ठीक है। और अनस्टेबल होने के लिए उनमें से क्या होगा कि कांस्टेंट वो डीके करते जाएंगे, ठीक है। और डीके करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब उनकी जो
मतलब जो प्रेजेंस है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो उसी को लेकर एक हाफ लाइफ का कंसेप्ट होता है। हाफ लाइफ इज द टाइम नीडेड फॉर हाफ ऑफ इट्स एटम टू डीके, ठीक है। मतलब सिंपल तौर पे आप समझिए इसको, मैं आपको बहुत ही एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 1 किलो यूरेनियम है, ठीक है। 1 किलो यूरेनियम जितने समय में आधा किलो यूरेनियम रह जाएगा, क्योंकि आधा किलो कहाँ जाएगा, आधा किलो जो है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी डीके, वो डीके हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अनस्टेबल है तो वो लगातार रेडिएशन लूज कर रहा है, तो वो आधा किलो हो जाएगा। तो जितने समय में 1 किलो यूरेनियम आधा किलो बन जाएगा, दैट इज नोन एज इट्स हाफ लाइफ, ठीक। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो न्यूक्लियाइड या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड रेफर्स टू इट्स पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का जो भी पीरियड है वो जनरली इस हाफ लाइफ से ही मेजर किया जाता है, ठीक है। हाफ लाइफ में वेरी फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू 1000 ऑफ ईयर्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हाफ लाइफ कुछ मिनट्स की होती है और कुछ की ऐसी होती है जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की होती है, ठीक है। एज पर माई इंफॉर्मेशन एक एलिमेंट है रेडियो एक्टिव, दैट इज नोन एज फ्रेंशियम, ठीक है। फ्रेंशियम डिनोटेड बाय FR 87223, ठीक है। 87 इसका एटॉमिक नंबर है, 223 इसका एटॉमिक मास है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट की है, ठीक है। यानी कि जितना भी फ्रेंशियम आपके पास है अगर आप उसको रखते हैं तो 22 मिनट में वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मिली है मेरे को, दैट इज योर बिस्मिथ, ठीक है। बिस्मिथ इज डिनोटेड बाय BI, एटॉमिक नंबर 83, एटॉमिक मास 209। इसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज 2.01 इंटू 10⁻19 ईयर्स, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ इतनी ज़्यादा होती है, यानी कि इसको आधा होने में, यानी कि 1 किलो बिस्मिथ का आधा किलो बिस्मिथ होने में इतने साल लगेंगे, ठीक है। और उसी के जगह अगर हम कंपैरिजन में बात करें फ्रेंशियम की, तो फ्रेंशियम अगर 1 किलो फ्रेंशियम है तो वो 22 मिनट के अंदर आधा किलो हो जाएगा, ठीक है, अपने आप वो गायब हो जाएगा। द रेडियो न्यूक्लियाइड्स विद लॉन्ग हाफ लाइफ आर द चीफ सोर्सेज ऑफ एनवायरमेंटल रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। जिनकी हाफ लाइफ ज़्यादा है वो ज़्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। ज़्यादा नुकसानदायक क्यों है, क्योंकि दे विल रिमेन एज परसिस्टेंट, वो परसिस्टेंट बने रहेंगे वो हमारे एनवायरमेंट पे, तो इसलिए वो ज़्यादा नुकसानदायक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिनकी हाफ लाइफ कम है वो नुकसानदायक नहीं है वो भी, लेकिन जिनकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, लॉन्ग हाफ लाइफ जिनकी है वो ज़्यादा नुकसानदायक, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल मेजर्स की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो बात यह है कि प्रिवेंशन जो है वो बेस्ट कंट्रोल मेजर है, एज देयर इज नो क्योर अवेलेबल फॉर रेडिएशन डैमेज, ठीक है। रेडिएशन से होने वाले नुकसान का कोई भी क्योर यानी कि कोई इलाज अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए प्रिवेंशन जो है यानी कि इससे बचाव जो है वो ही एक बेस्ट तरीका है। ऑल सेफ्टी मेजर्स शुड बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स। जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं सब स्ट्रिक्टली एनफोर्स किए जाने चाहिए, लागू किए जाने चाहिए। लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट शुड बी टोटली चेक्ड, कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनका लीकेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रेडियो एक्टिव वेस्ट का डिस्पोजल बहुत सेफ तरीके से होना चाहिए। रेगुलर मॉनिटरिंग थ्रू फ्रीक्वेंट सैम्पलिंग एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंट सैम्पलिंग होनी चाहिए और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होना चाहिए ताकि पता लगे कि हाफ लाइफ वगैरह के बारे में, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो उसके प्रति सेफ्टी मेजर्स वगैरह क्या है वो ले जाने चाहिए। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन शुड बी कंप्लीटली बैंड, ठीक है। जो जनरली आपको पता होगा एक NPT हुई थी, दैट इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। तो इस तरीके का एक NSG है, दैट इज न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो ऑल दीज आर रिलेटेड टू योर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स वगैरह, ठीक है। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर वेपन्स का जो यूज है ये पूरी तरीके से बैन हो जाना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए। अप्रोप्रिएट स्टेप शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जैसे रेडियम वगैरह का यूज होता है, ठीक है। तो रेडियम का यूज, यूरेनियम वगैरह का जो यूज है, या फिर जैसे हमने बात करी कि मेडिकल में यूज होता है, रेडियो एक्टिव थेरेपी वगैरह में इसका यूज होता है, तो वहां पर अब जो व्यक्ति कर रहा है, जो इस तरीके की इसमें इन्वॉल्व है, जो इस तरीके के एक्टिविटीज में या जो इस तरीके के ट्रीटमेंट वगैरह में इन्वॉल्व है, उसको एक्सपोजर तो होगा, उससे भी थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, हालांकि बहुत बड़े स्तर पे नहीं होगा, थोड़ा कम स्तर पे होगा, लेकिन उसको भी कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इसमें यहां पर आज हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, दैट इज योर नॉइज पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। अब इसमें जो आगे हमारा पार्ट आएगा दैट विल बी रिगार्डिंग योर ई वेस्ट आएगा, सॉलिड वेस्ट आएगा, थर्मल पॉल्यूशन वगैरह आएगा। उसको लेकर हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ये चैप्टर भी काफी मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा लंबा चैप्टर भी है, लेकिन मैं आप लोगों को साथ साथ एक चीज के बारे में और बता दूं कि जो भी चीज आप यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन में पढ़ रहे हैं इसको आप लोग अपने करंट अफेयर्स के साथ जरूर कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस कोर्स में हम लोग क्या है कि करंट अफेयर्स ऐसा जिसके साथ इंक्लूड करके नहीं चल रहा है, बिकॉज दिस इज अ कोर्स ऑफ द बुक, एक पर्टिकुलर बुक का कोर्स है, ठीक है। लेकिन आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है और आप जैसे जैसे चीजें समझ रहे हैं आप करंट पार्ट मतलब स्टैटिक पार्ट आप यहाँ से पढ़िए और करंट के साथ इनको क्या करिए, इंक्लूड करते चलिए और साथ साथ उन चीजों को भी अपने नोट्स वगैरह में इंक्लूड करिएगा, ठीक है। तो बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उसको लेकर इस चैप्टर को हम लोग अगले लेक्चर से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए,
तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, प्लस नोट्स भी आप लोगों को वहाँ पर चैप्टर वाइज मिल रहे हैं, और क्विजेस भी वहाँ पर जो है आप लोगों के लिए बहुत जल्द अपडेट कर दिए जाएंगे, ताकि आप लोग वीडियोस के थ्रू पढ़ सकते हैं, नोट्स के थ्रू क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन तैयारी को एसेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या बताना चाहें, तो उसके लिए आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।